हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो ऑल चार्ज्ड अप। आज आपको पता है ना कि आज हम लोग सर्कुलर मोशन और डब्ल्यू बी का मॉड्यूल भी डिस्कस करने वाले हैं, और इससे पहले कुछ कंसेप्ट्स भी आज हमें कवर अप करने हैं। सो ऑल चार्ज्ड अप फॉर द लास्ट क्लास टुडे। चलिए, बढ़िया, वेरी गुड गुड। चलिए, तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ पावर की। रेट एट विच वर्क इज डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। और ये कंसेप्ट जो था उसके अंदर हम लोगों ने जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे कि एवरेज पावर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, ये सब कुछ हम लोग कवर अप कर चुके थे। और ये सब कवर करने के बाद कुछ यूनिट्स की बात हुई थी पावर के लिए जो यूज़ करेंगे। कुछ यूनिट्स हम लोगों ने डिफाइन करी थी। और यूनिट्स डिफाइन करने के बाद अब आज हमें क्या करना है, आज हमें स्टार्ट करने हैं पावर के ऊपर क्वेश्चंस। तो लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं पावर के ऊपर। तो शुरू हो जाओ। चलिए, काफी लोगों का आंसर आया है ऑप्शन सी, और आंसर भी आना चाहिए ऑप्शन सी। आओ चलो डिस्कस करके देखते हैं क्या करेंगे। वर्क डन निकालेंगे। पहले वर्क डन होगा mgh। 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 वर्क डन निकाल दिया। अब वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम, या वर्क डन बाय टाइम इज पावर। तो वर्क डन आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू पावर कितनी है, 10 किलो वॉट इंटू टाइम। यहाँ से सॉल्व करते ही टाइम आ रहा है 8। 10 सेकेंड्स में हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी ये ट्राई करो। एक ब्लॉक रेस्ट पर था और उस पर हम कंटिन्यूअसली 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब बताओ क्या होगा।
फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 8 और सेकंड का आंसर होगा 16। आओ इस क्वेश्चन को निपटाएं। देखो, पहले हमें ये फाइंड करना चाहिए कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्पीड 0 है, फोर्स डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 2 सेकेंड्स। वी निकाल लेता हूँ मैं, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट। वी इक्वल टू यू प्लस एटी से कितना आएगा? वी आएगा 4। और एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, या हाफ एटी स्क्वायर कर दो आप, तो हाफ एटी स्क्वायर, तो वो भी आ जाएगा 4, राइट। चलो, इसका मतलब 4 मीटर दूर जाएगा ये। और इसकी स्पीड होगी उस इंस्टेंट पर 4 मीटर पर सेकेंड। अब आगे सुनो। एवरेज पावर, फर्स्ट पार्ट में हूँ मैं क्वेश्चन के। एवरेज पावर, एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? एवरेज पावर निकालेंगे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम है 2, ये आ जाएगा 8 वॉट। ये एवरेज पावर है। बी पार्ट, इंस्टेंटेनियस पावर की बात चल रही है अब। याद है एफ इंटू वी। तो एग्जैक्टली 2 सेकेंड पर फोर्स भी 4 है और वेलोसिटी भी 4 है, ये देखो, 4 4 16 हो जाएगा। 10 सेकेंड बाद ये स्लाइड गायब होने वाली है। आपके पास 10 सेकेंड है, लिख लो जितना लिख सकते हो। बाकी लोग ये पिंक वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
आओ इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करें। वक्त आ गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आंसर आना चाहिए सी। इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो आपको डी डब्ल्यू बाई डी टी दिया हुआ है कितना, 4 t³ - 5t+2। ठीक है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, फिर आगे लगा दो इंटीग्रेशन। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन। टाइम कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। ये देखो 2 से 4, 2 से 4। तो ये वर्क डन आएगा। इसका इंटीग्रेशन पता है ना कितना होगा, t⁻⁴ - 5t² / 2 2t। लिमिट होगी 2 से 4। इसमें जैसे ही आप लिमिट रखोगे आपको वैल्यू मिल रही है 214। और हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो जो आपने निकाला है वो बेसिकली इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। और हमें देखकर अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया था। कैलकुलेशन भी इतने गिवन टाइम फ्रेम में हो गया था, काफ़ी लोगों का ये आंसर सही आ गया था। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये करो ट्राई।
आओ इस क्वेश्चन को भी निपटाने का समय आ गया है। आओ हम मिलकर इस क्वेश्चन को निपटाएं। देखो, आंसर आना चाहिए 3.33। क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं अब। इसमें वर्क डन कितना है? mgh, mgh, ठीक है। तो mgh इतना 50 इंटू जी 10 और हाइट है 20, और ये आ जाएगा कितना? 5 to 10, 1 2 3, 1 2 3। और ऐसा हो रहा है 4 सेकंड में। तो बताओ पावर आउटपुट कितना है? आउटपुट मतलब जो इंजन वर्क करके दे रहा है हमें, राइट। टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 2500 इज द पावर आउटपुट। और हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट कितना मिल रहा है और उसके लिए इनपुट कितना देना पड़ता है। सबको पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, राइट। एफिशिएंसी का बेसिक मीनिंग तो यही होगा। और ये दी हुई है आपको 75%। तो 75% एफिशिएंसी दी हुई है। आउटपुट कितना है? 2500। आपको फाइंड करना है कि इसका पावर कंजम्पशन या इनपुट कितना होना चाहिए। तो अगले ही स्टेप में मुझे तो दिख गया कि वो आ रहा है 3.33 किलोवाट। आओ अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। ये शायद आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आपने ट्राई किया हो तो आपको ये मॉड्यूल में मिला होगा।
आओ क्वेश्चन निपटाएं। आंसर आना चाहिए 64 किलोवाट। कैसे, क्या, क्यों, वो देखते हैं। लिखा है कि फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। लिखा है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में। टो मतलब खींचना, टो मतलब खींचना, और फोर्स रिक्वायर्ड उस बोट को खींचने के लिए इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख दो, सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रहा होगा, के सम कांस्टेंट है ना। अच्छा, अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है? पावर होता है एफ इंटू वी। तो ये हो जाएगा के वी क्यूब। मतलब पावर की रिक्वायरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी इस क्वेश्चन में। पावर की रिक्वायरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कि इनिशियल पावर कितनी है? 8 किलोवाट। कब? जब इनिशियल स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनल पावर बताओ कितनी रिक्वायर्ड होगी जब स्पीड हम कर देंगे 4 किलोमीटर पर आवर। तो समझो इस कंसेप्ट से कि P1/P2 खत्म। वैल्यूज रखते से ही, ये वैल्यूज उठाकर रखते से ही आपको P2 मिल रहा है इतना। अगर फिजिक्स के क्वेश्चनों के आंसर आने लग जाएं तो लाइफ में इससे ज्यादा और क्या चाहिए पता। 32 आएगा, ठीक है, आप 32 कर दो। हमारा 64 आ रहा है, हम 64 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया था 2 का क्यूब 8 होता है और 8 × 8 64 होता है। अब आपका 32 आ रहा है तो हो सकता है आपके स्कूल में मैथ्स अलग पढ़ाया जाता हो, अलग बुक से। हमारे स्कूल में मैथ्स अलग बुक से पढ़ाया जाता हो सकता है ना। कई बार अलग अलग स्कूल में अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग सिलेबस के कारण हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हो अलग अलग स्कूलों में। हमारे स्कूल में जिस तरह से हमें कैलकुलेशन सिखाए गए थे, हमने हमारे स्कूल के हिसाब से किया है। अब वो हो सकता है कि आपके स्कूल में एडवांस्ड, सुपर एडवांस्ड, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिखाया गया हो किसी कारण से, जिसमें 2 का क्यूब 4 होता हो, तो हो सकता है फिर आंसर 32 आ जाए। हम सरप्राइज नहीं है, अब हम सरप्राइज होना ही बंद हो गए। अब आप लोग क्या करते हो, अब की जैसे किसी ने मैसेज करके बोला कि सब पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर 3.33 ना आते हुए 3333 आ रहा है, हमें कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ। जब उसने ये बोला, पहले अगर पहला दिन होता तो हम शॉक हो जाते एकदम से कि ये क्या बोल रहा है। पर अब क्या है, अब हम सरप्राइज ही नहीं हो रहे। मतलब आई हैव टेकन इट या कंसिडर्ड इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि अरे भाई, पावर वॉट में आएगी। वॉट को मैं अगर किलोवाट में लिखूंगा, और मैंने याद करो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाए थे, तो मैंने एक इतना, पहले दिन आपको याद करो, पहले दिन नहीं दूसरे दिन जब हम आए थे क्लास में, हमने आपको एक पूरा टेबल बनवाया था। SI प्रीफिक्स, पावर ऑफ 10, 10 की पावर ये है तो वो 10 की पावर ये है तो उसका नाम ये होगा, सिंबल ये होगा। पूरा टेबल आप लोगों की कॉपी में बना हुआ है। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई बात नहीं। इट्स ऑल ओके।
हाउ, अब हम इस क्वेश्चन को भी निपटाएं। इसका आंसर हम सॉल्व करके ही देखेंगे। देखो इसमें लिखा है कि पावर कांस्टेंट है, राइट? कांस्टेंट पावर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मूव्स विद कांस्टेंट पावर। पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। समझना इस बात को। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? एम वी डी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पी डी टी। वैसे पता है इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये आप एक्चुअली एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हो फिर से डेप्थ वर्क एनर्जी थ्योरम का। देखो जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी पर वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू पी इन टू टी। पर आप फील कर पा रहे हो, ये फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट कर सकता था वर्क एनर्जी थ्योरम से कि टोटल वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो पावर इनटू टाइम इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ये वही तो लिखा है मैंने। आप बात समझ पा रहे हो कि फर्स्ट पार्ट हम डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते थे। ये एक्चुअली आप वर्क एनर्जी थ्योरम का डायरेक्टली देखो ना, डेरिवेशन भी तो हमने इसी किया था। वर्क एनर्जी थ्योरम लगभग लगभग इसी टाइप से डिराइव किया था। ठीक है। कौन है भाई ये जो पूछ रहा है भाई ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या चाहते हो मेरा? मुझे हाइपर टेंशन देना चाहते हो? क्या देना चाहते हो बताओ? है चाहते हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं फिर कभी क्लास नहीं दे पाऊँ? ये कैसे सवाल पूछते हो भाई? ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वन। और ये हम कब यूज करते हैं? ये इक्वेशन वन कब यूज करते हैं? व्हेन इट इज गिवन कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या कहीं दूर दूर तक आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? कहीं दिख रहा है? एक भी लाइन में लिखा है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इतना पढ़ाने के बाद पता नहीं, पता नहीं, मतलब मैं क्या करूँ बताओ? है ये जो पांच छह ये आत्मघाती बम हमलावर हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे सवाल पूछते हैं, ये बिल्कुल मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी बैच हिल जाती है। भाई ध्यान रखा करो, ये सब कंसेप्ट पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, राइट? चलो, फर्स्ट पार्ट वी आ गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम? देखो, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन होगा टू पी टी बाय एम का अंडर रूट। ये आ गया रिलेशन यहाँ से। कुछ नहीं, यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, है ना? अच्छा, अब ये फर्स्ट पार्ट होने के बाद सेकेंड पार्ट सुनो। देखो, सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट में वी को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर आपने वी को डी एक्स बाई डी टी कैसे लिख दिया, होता है वो, है ना? और यही चीज मैंने, देखो यही इक्वेशन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरी। वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और रूट टू पी बाय एम इंटू टी की पावर वन बाई टू। रूट ऑफ टी मतलब टी की पावर वन बाई टू, है ना? अब यहाँ से एक काम करूँ, डी टी को उधर ले आऊँ, डी टी को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप इसको अगले स्टेप में क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। अगले ही स्टेप में ये इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। टी इक्वल टू जीरो से लेकर टाइम टी तक आप निकाल लो टोटल डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स आएगा, राइट हैंड साइड में टू पी बाय एम कॉन्स्टेंट। टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर थ्री बाई टू होल डिवाइड बाय थ्री बाई टू। ये आपका रिजल्ट आ रहा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया, ये देखो ऊपर। फिर पोजीशन एज अ, कलर चेंज कर देते हैं इसका, रुको। वेलोसिटी भी आ गया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया। सी पार्ट में सॉल्व नहीं करूंगा, पूछो क्यों? सी पार्ट जो लोग भी थोड़े से समझदार हैं वो सी पार्ट अब खुद ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो भाई, सी पार्ट सॉल्व करने के लिए आप ए पार्ट में देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है, बी पार्ट में डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है। यहाँ से टाइम निकालो, इक्वेशन नंबर वन से, मतलब यहाँ से टाइम निकालो, और जो भी टाइम आएगा रूट ऑफ टी आएगा या जो टी आएगा उसको उठा के यहाँ रख दो।
तो टाइम हट जाएगा, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हो? मैथ्स मैथ्स सीखा ना, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल होते हैं। और अगर आपको एक्स और वाई में रिलेशन पता है, वाई और जेड में पता है, तो एक्स और जेड में कैसे निकालते हो, वाई को एलिमिनेट करके। वैसे ही वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पता है आपको, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पता है, टाइम और पोजीशन में रिलेशन पता है, तो आपको वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? टाइम को एलिमिनेट करके। तो ये पूरा मैथमेटिकल, अब सी पार्ट में तो कुछ है नहीं दम, ए और बी पार्ट हो गया तो सी पार्ट कर ही लोगे। ए पार्ट के आंसर से टाइम निकालो, सी बी पार्ट के आंसर से टाइम निकालो, दोनों टाइम को इक्वल कर दो, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, वेलोसिटी और एक्सपेंडेशन आ जाएगा। वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, मैथमेटिकल पार्ट आपको करते आना चाहिए। अब आप 11वीं क्लास में हो, ठीक है, ये सब चीज़ें 11वीं क्लास वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ये ट्राई करो।
आ गया, काफी लोग आंसर आ गया है, फिर भी लास्ट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कर लो, फिर डिस्कस करके देखते हैं। डन। चलो, अभी देखो काफी लोगों के माइंड में, ये मैंने देखा कि कुछ लोगों का तो आंसर आ गया है, पर कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये 1 in 10 का मतलब क्या होता है। देखो, ये कॉमन टर्म होता है जो कई बार इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है इंक्लाइंस को मेजर करने के। देखो, 1 in 10 का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो एक इंक्लाइन आता है, कभी सपोज ये एक इंक्लाइन आ गया, तो 1 in 10 का मतलब होता है कि इस इंक्लाइन के ऊपर 10 मीटर ट्रैवल करने पर आपकी हाइट 1 मीटर बढ़ जाएगी। ये इसका मीनिंग होता है मैथमेटिकली। 1 in 10 का मतलब ये होता है कि फॉर एवरी 10 units दैट यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन, योर हाइट विल इंक्रीज बाय 1। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज ऑफ 1 in 10, मतलब 10 मीटर मूव करने पर आप 1 मीटर ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा कितना गिवन है? 1/10। अब मुझे बताओ, ट्रक के इंजन को ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्रक के इंजन को कितना फोर्स देना पड़ेगा? ग्रेविटी है mg साइन थीटा, सबको पता है ना, ग्रेविटी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा। और ट्रक के इंजन को अगर ऊपर जाना है तो उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट पावर देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ट्रक के इंजन को इतना फोर्स देना पड़ेगा। और पावर कितना देना पड़ेगा उसे? F × V, दैट इज mg साइन थीटा इंटू वी। बस अब आपको वैल्यूज रखनी है। m कितना है? 5000, g है 10, साइन थीटा कितना है? 1/10, और v कितना है? ये देखो 18 km/h। सॉल्व करते से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो, इसी के साथ हमारा पावर वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब वर्क और एनर्जी कंप्लीट हो गया है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट हमें पढ़ना था, और वो एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट ये होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है जो आप ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है ये रिलेशन, और वो है रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू। अब एफ और यू का मतलब यहाँ पर देखो, एफ फोर्स है और यू एनर्जी है। एफ क्या है? मैं लिख देता हूँ टर्मिनोलॉजी। आप फाइंड करना चाह रहे हो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड यू इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में आप रिलेशन फाइंड करना चाहते हो। यू इज, पूरा लिख देते हैं इसको, यू इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मुझे बताओ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जरा ये देखो, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव चेंज इन स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डी मतलब स्मॉल वर्क डन, और डी मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा मैथमेटिकल है पर इंटरेस्टिंग है। वर्क डन क्या होता है? F.ds। ये होता है ना वर्क डन, तो F.ds होता है वर्क डन। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई में होगा, और एक जेड में होगा। ये फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे। वैसे ही याद है आपको, डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में थोड़ा सा हुआ होगा,
वाई में थोड़ा सा हुआ होगा, जेड में थोड़ा सा हुआ होगा। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। ये आया डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखो, थोड़ी देर के लिए हम सिंगल डायरेक्शन में चेंज मानते हैं। सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए, इफ एक्स इज चेंज्ड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको लॉजिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज करा, वाई और जेड में कोई चेंज ही नहीं करा, तो बताओ क्या होगा। तो उस केस में डी वाई और डी जेड कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। भाई आप जब वाई और जेड को चेंज कर ही नहीं रहे हो, मतलब आप मान रहे हो वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। आपने कहा कि सिर्फ एक्स को चेंज करा, वाई और जेड को आपने चेंज ही नहीं करा। मान लो अगर ऐसा करते हो, अगर वाई और जेड को चेंज ही नहीं करने का आपका मन है, तो डी वाई डी जेड जीरो हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वाई और जेड कांस्टेंट है, तो डी वाई डी जेड जीरो होंगे, तो उस केस में क्या मैं ऐसा बोल दूं कि उस केस में डी यू आ जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। पर इसको पता है, मैथ्स में आप ऐसा नहीं लिखोगे, इसको आप ऐसा लिखोगे, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। ये बताओ जरा, डेल यू बाय डेल एक्स लिखने का मतलब पता है क्या है। डेल यू बाय डेल एक्स लिखने का मतलब है कि आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ओनली। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब आपको वाई और जेड को कांस्टेंट मानना है। जब मैं लिखता हूँ डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन एक्स ओनली। क्या है ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन एक्स ओनली। उसको लिखते हैं माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं ना, जगह तो है बहुत ज्यादा। यहाँ तो आराम से आ जाएगा, देखो मैजिक देखो। अभी रुको जरा, वो पहले गायब करते हैं यहाँ से, पहले थोड़ी जगह बनाते हैं आज। यार टाइम लगेगा इसमें, तो एक काम करें, शेड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करें, इसको ओवरराइड कर दें, समझ तो जाऊंगी है ना। चलो कर ही देते हैं यार, कितना ही टाइम लगने वाला है। तो स्पॉट रह जाएंगे ना, रहने देते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, इसको रहने देते हैं, नीचे जा रहे हैं हम। सिमिलरली देखो क्या होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी बहुत, है ना, और वो मजा भी नहीं आएगा। सिमिलरली अब आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अब आप y को चेंज कर दो। अभी आपने x को चेंज करा था, अब आप थोड़ी देर के लिए y को चेंज कर दो, तो बताओ क्या होगा। अगर मैं सिर्फ y को चेंज कर रहा हूँ तो देखो क्या लिखूंगा, इफ y इज चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू y से y प्लस डी वाई, तो मैं x और z को कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो अगर x और z कांस्टेंट है तो dx और dz जीरो होंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एफ वाई डी वाई। तो ये एफ वाई आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी वाई। पर यहाँ पर आपने एक्स और जेड को कांस्टेंट माना है, सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में चीज निकाली, तो लिखेंगे माइनस डेल यू बाय डेल वाई। इसको लिखा जाता है माइनस डेल यू बाय डेल वाई। क्या लिखते हैं, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अच्छा, सिमिलरली जेड डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा बताओ। सिमिलरली फॉर जेड डायरेक्शन, सेम अप्रोच आप अगर थर्ड टाइम भी यूज करते तो एफ जेड आया था माइनस डेल यू बाय डेल जेड। बहुत ईजी है, मैं अभी आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बहुत ईजी लगेगा आपको, मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके। अब बताओ ओवरऑल फोर्स क्या होगा।
फोर्स होगा, देखो ओवरऑल आप फोर्स को क्या लिखोगे, ओवरऑल आप फोर्स को लिखोगे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, है ना। और एफ एक्स कितना होता है? ये फाइनल रिलेशन है जो मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा क्वेश्चन के हेल्प से। ऐसे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से सिखाऊंगा। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में लपक लपक के काम आएगा ये फॉर्मूला। इलेवेंथ में तो नहीं आएगा, एक आध दो क्वेश्चन है, पर ट्वेल्थ में लपक लपक के इसका काम आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव के हेल्प से फोर्स कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया है, हो सकता है कि 75% समझ में आया हो, 20-25% तो जब आप ट्वेल्थ का मैथ्स पढ़ोगे। पार्शियल डेरिवेटिव सिखाऊंगा निकालना, ठीक है। अब ये मैथ्स की फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप ट्वेल्थ क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे, समझ लोगे अच्छे से मैथ्स में, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है। अभी मैंने आपको प्रूफ बता दिया है, कुछ चीजें हैं जो आपको ट्वेल्थ में समझ में आएगी। 85-90% तो आ जाएगा। क्वेश्चन करना भी सिखा दूंगा आपको, पर 100% मजा तभी आएगा जब आप उसका कंसेप्ट ट्वेल्थ में भी सीखोगे। इसे नोट किया जाए। पर हाँ, अगर अभी समझने की कोशिश करोगे तो आपको वैसे लगता है मुझे कि अभी आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा आ जाएगा। नोट कर लिया। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन भी नोट कर लो जल्दी से।
ये डेल्टा है, ये सच लिखते हैं इसको, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अल्फा बीटा गामा के बाद ये डेल्टा, इस तरह से। लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर हम इसका आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। और एक ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। कर लिया नोट? डन। अब सुनो, अब समझो क्या करेंगे। देखो, आपसे कहा गया है, पहले ही क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, है ना। पहले ही क्वेश्चन है ये, देखो इस पे ये रहा। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको दिया हुआ है यू, कितना दिया हुआ है? 2x² वाई, जेड भी नहीं है इसमें, ध्यान रखना। सबसे पहले आप निकालोगे डेल यू बाय डेल एक्स। क्या निकालोगे? डेल यू बाय डेल एक्स। जब आप डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हो तो इसका मतलब सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई और जेड कांस्टेंट है। जेड तो कह रहे ही नहीं, और होता भी तो कांस्टेंट मानता। डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई और जेड कांस्टेंट है, मतलब 2y तो पहले ही बाहर आ जाएगा। देखो 2 और y कांस्टेंट है, पहले ही बाहर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये हो जाएगा 4xy। ठीक है, कितना इजी है। वैसे ही अब आप निकालो डेल यू बाय डेल वाई। अब जब डेल यू बाय डेल वाई निकालोगे तो एक्स को कांस्टेंट मानना है, तो 2x² बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट मान रहे हो आप। क्योंकि आप सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x और z सब कांस्टेंट है। y का डिफरेंशिएशन 1। अरे वाह, सब लोगों ने पहले ही मैसेज कर दिया 2x²। और देखो z तो खैर है ही नहीं, तो जरा मुझे कोई बता सकता है डेल यू बाय डेल z कितना होगा? डेल यू बाय डेल z कितना होगा? है ही नहीं ना वो, तो कितना होगा? 0 होगा। अब आपको याद है मैंने फोर्स क्या लिखवाया था? फोर्स लिखवाया था मैंने माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। चलो अब बताओ कितना करें। ये हो जाएगा -4xy आई कैप -2x² जे कैप। और के कैप में कितना है? 0 के कैप। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, 1, 2, 3 पे फोर्स निकालना है। तो बस एट 1, 2, 3, एट x = 1, y = 2, z = 3, ये वैल्यू रख दो। ये वैल्यू उठा के रख दो तो आपको उस पॉइंट पर फोर्स मिल गया, -8 आई कैप -2 जे कैप। ये प्रोसेस है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि बड़ा इजी प्रोसेस है। अब बताओ किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आया? नहीं आया? तो ऐसे कॉपी कर लेते हैं, आगे भी काम आएगा। कॉपी। कुछ नहीं आया? अरे यार, यही तो दिक्कत है, हम फिर डिफिकल्ट पढ़ा ही नहीं पाएंगे ना कभी।
नोट करना है ना, नोट करो ना। जैसे ही हम 2% भी ऊपर ले जाते हैं चीज को, वैसे ही आप लोग मना कर देते हो। तो फिर आप खुद ही बताओ हम कैसे जेई की बात करेंगे। बहुत बेसिक चीज है, आप थोड़ा सा देखो तो सही इसमें। अच्छा चलो बताओ कौन सा स्टेप कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, कौन सा स्टेप? पहले आप एक बार आराम से देखो, आप पहले समझो, पहले आराम से देखो, इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले देखो कि इसमें से क्या चीज क्लियर नहीं हो रही, खुद से ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। पहले मुझे बताओ कौन सा पर्टिकुलर स्टेप है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन आया, और क्यों आया ये बताओ। कौन सा स्टेप ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन आया? क्या आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना नहीं आया? बिल्कुल ईजी आ गया। डी यू बाई डी वाई भी आ गया, डी यू बाई डी जेड भी आ गया। फिर ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था फोर्स का भी, जो गायब हो गया। आप नीचे लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, कॉपी में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको फोर्स मिल गया। लास्ट में आंसर कैसा आया? देखो किस पॉइंट पे पूछा है, 1,2,3 पर। 1,2,3 का मतलब एक्स कितना होता है? 1। अब यार 11th क्लास वालों को अगर मुझे ये बताना पड़े कि 1,2,3 में एक्स 1 है, वाई 2 है, जेड 3 है, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो मैं बता दूंगा, बट आप ये रियलाइज करना कि हाँ, जिस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग हैं वहां पर हर चीज की एक डेडलाइन होगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस वीक सिलेबस में डब्ल्यू पी आ रहा है, राइट? तो वो तो आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी अगले वीक, अगर वो आएगा। अदरवाइज हमारे पास बहुत टाइम होता, अगर मान लो, है ना, अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता तो फिर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत बार रिपीट कर सकते थे, बट कंसिडरिंग द गिवन टाइम फ्रेम, हमें उस टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें बताना है और आपको एब्जॉर्ब भी करना है, राइट? तो उसमें आपको थोड़ा सा उसमें आपको ये चीज़ें अपने लेवल पे क्लियर तो करनी पड़ेगी। वो बहुत ईजी है, मुझे ऐसा लगता नहीं है मैंने इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ बता दी जो आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से क्लियर नहीं हुई। फॉर्मूले में मैंने एक्स को 1 रख दिया, वाई को 2 रख दिया, और कितना सिंपल तो इंडिकेट कर रहा हूँ। अरे भाई इंजीनियर बनना है तो ये बेसिक सिंबल तो समझने पड़ेंगे ना। अगर मैंने कहा कि एक्स को 1 रख दो और ये एरो भी बना रहा हूँ, वाई को 2 और जेड को 3 रख दो, तो ये आंसर आएगा आपका। खुद ही रख के देख लो, मुझसे पूछ रहे हो। अरे भाई हर चीज आपको क्या स्पून फीडिंग चाहिए तो हम वो भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बट अल्टीमेटली उससे कोई इंजीनियर आज तक कभी नहीं बना है। ठीक है, मजा सबको आया है पर आज तक उससे कभी कोई इंजीनियर नहीं बना है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा फाइनल टारगेट क्या है, उसे कभी भी साइड से बाहर न जाने दें हम लोग। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वो आपको अभी अनाउंसमेंट मिल जाएगा धीरे धीरे, एक्चुअली वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कॉमन टेस्ट सीरीज होती है ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट सीरीज। हम अभी से रिवील नहीं करेंगे, हम अभी से, आई एम नॉट अलाउड टू रिवील दैट थिंग। बट आपको बहुत जल्द, इसी टेस्ट के बाद हो सकता है बहुत जल्द आपको एक अनाउंसमेंट आती हुई मिल जाए, जहाँ हो सकता है कि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर कैसी चल रही है। कभी भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है। हम रिवील नहीं करेंगे कि 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है या 1 साल बाद है, तो वो मैं रिवील कुछ नहीं कर सकता। चलो ये नोट करा। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन कर लूंगे तो मुझे अ, ये क्वेश्चन कर लूंगे तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है।
आओ अब हम इसको सॉल्व करके देखें। कॉपी नहीं हुआ था क्या वो ऊपर से? वापस करके देखते हैं कॉपी इसको। कॉपी, पेस्ट। हाँ अब सुनो, इसमें u दिया हुआ है 2x² y z³। सबसे पहले आप सिर्फ du/dx निकालोगे। du/dx का मतलब क्या है? du/dx का मतलब है कि y और z को कांस्टेंट मानना है। तो पहले y और z को बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी। x² का डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ x का। देखो, जब लिखा है du/dx मतलब सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल बात है। du/dx का मतलब सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे समझ लो आप। फिर du/dy का मतलब सिर्फ y का डिफरेंशिएशन करना है। सिर्फ y को डिफरेंशिएट करो, देखो 2x² एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1, फिर z³। फिर du/dz का मतलब सिर्फ z को डिफरेंशिएट करना है, लिखा ही है सिर्फ z को डिफरेंशिएट करना है। तो आप x और x² और y को एज इट इज रखो, z³ का डिफरेंशिएशन 3z², बस। और कुछ नहीं करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इतना तो सभी लोग कर सकते थे। जरा ये देखो कितना आ रहा है, ये 4xy z³ आया। ये ग्रीन वाला आया। ग्रीन वाला कितना आया? ग्रीन वाला आया 2x² z³। और रेड वाला आया 6x² y z²। फिर फोर्स का फॉर्मूले में अब ये तीन वैल्यूज को हमें यूज करना है। ये फोर्स के फॉर्मूले में मुझे ये तीन वैल्यूज को यूज करना है। कौन सी तीन वैल्यूज को? एक, दो, तीन। ये फोर्स का फॉर्मूला था। इसमें तीन वैल्यूज को यूज करो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप में, माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप में, माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप में। ठीक है, फिर आपसे कहाँ पूछा है बताओ? 2,3,1 पर। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना, है ना। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। 2,3,1, 2, 3, 1। x y z की वैल्यू रख दो, आपको क्या मिलेगा? f मिलेगा। गेट f वेक्टर, उसको डिवाइड करो m से, यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज एक्सेलरेशन वेक्टर। आपसे ए पूछा गया है। आंसर चेक कैसे करोगे? अरे छोटे बच्चे हो क्या सब लोग? इसमें वैल्यू रखने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा, अभी इसमें क्या 4x y z³ की वैल्यू बताऊँ मैं आपको? देखो 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 1 का क्यूब 24, तो -24 आई कैप। मतलब आप लोग चाहते हो कि कैलकुलेशन बताऊँ मैं ऐसा? अरे भाई सिंपल बात है। नहीं, ऐसे छोटे बच्चों की तरह एक्ट मत करो। फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे में फिर। या तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, फिर वही छोटी छोटी चीजें पढ़ा के चला जाऊंगा, फिर और क्या। अरे भाई थोड़ा तो खुद से करोगे तभी हम टाइम बचाएंगे ना यहाँ पर। हर चीज में आप हम पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर कैसे करेंगे? अभी किसने पूछा पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें या डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 2 से? अरे भाई पहले फोर्स निकाल लो फिर डिवाइड कर लो, या पहले डिवाइड करके फिर फोर्स निकाल लो। बात तो वही है ना। अरे चलो एक काम करते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, भूल जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, लो। ठीक है, 6 × x² × y × z²। ठीक है, ये फोर्स आता है। सब लोग मैच कर लेना भी आंसर। 4 × 2 8 × 3 24, -24 आई कैप, -8 जे कैप,
माइनस कितना हो जाएगा ये, 6 × 4 24, ठीक है, 4872। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर अभी, राइट। कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई वैल्यूज रख के कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी के लिए तो फीस भरी है हम लोगों ने, कैलकुलेशन सीखने के लिए। कंसेप्ट सीखने के लिए फीस थोड़ा ना भरी है हम लोगों ने, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीखने के लिए फीस भरी है हम लोगों ने। ठीक है, लाओ हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। फिर आपको एसलेशन निकालना है ना। कैसे करूंगे यार इस उम्र में बताओ। ये वो जो उम्र व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट ट्विटर चलाने की एज है, उस एज में आपको ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पहाड़ तोड़ने जैसा काम हो गया ना। फिर कैसे करोगे बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी बाली सी उम्र में अगर इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन देते जाएं। वो उम्र जिसमें आपके हाथों में मोबाइल होने चाहिए, जहाँ पे आपके हाथों में मोबाइल में स्नैपचैट और स्नैपचैट पे स्नैप्स होने चाहिए और इंस्टा पे पोस्ट होने चाहिए, वहाँ अगर किसी ने आपको फोर्स डिवाइड बाय मास करने के लिए बोल दिया तो कैसे कर पाओगे आप लोग ये। मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ सहमत हूँ आप लोगों की बातों से। ये आएगा आंसर। देखो सिंपल सी बात है, हम 9 बजे तक रहेंगे, 7 से 9, जितना हो जाए जब तक जैसा हो जाए हम उतनी पूरी कोशिश करेंगे। हमने कल ही टाइम बता दिया था 7 to 9, उसमें जितना हो जाए जो हो जाए वो। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। अभी किसी को कुछ और डाउट इसमें। सुन, अब एक छोटी सी चीज मैं बस और बताना चाहता हूँ, उसके बाद 5-7 मिनट का काम है, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, चलो सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन का मॉड्यूल डिस्कस करने से पहले अ, हम बात करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो देखो दुनिया में 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। मैं आपको समझाता हूँ मीनिंग क्या होता है। एक काम करो, इमेजिन करो कि इस तरह से आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और बिल्कुल बैलेंस करके, मान लो इमेजिन करो कि बिल्कुल बैलेंस करके यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को रख दिया पॉइंट ए पर। वैसे ही बैलेंस करके बिल्कुल पॉइंट बी पर एक बॉल को रख दिया मैंने, और वैसे ही बैलेंस करके पॉइंट सी पर बॉल को रख दिया मैंने। अच्छा, आप लोगों को खुद ही फील हो जाएगा, अब ये तीनों रेस्ट पर है। पहली बात, अगर कोई आपसे फिजिक्स में पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस का मतलब एफ नेट जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, बताओ। अरे भाई, जिसका भी मैसेज आ रहा है बार बार कि कल, आज कल आपकी क्लास नहीं है, कल हम डाउट क्लास रख लें, देखो कल इवनिंग में आप लोगों का वो है, राइट, और आफ्टरनून तक हमारी दूसरी बैचेस में क्लास है। ये सारी चीजें हम फैक्टर कर चुके थे। ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीजें हमें, हम इतने सालों से हमें ये सारी चीजों के बारे में सब पता रहता है ना, तो हमें ऑलरेडी पता रहता है कि हम कब रख सकते हैं कब नहीं रख सकते। फिर अभी आपको 6 महीने हुए हैं, हमें 6 साल से भी ज्यादा हो गए। ठीक है, हमें पता है ना कि किस टाइम पे क्या चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और आप तो सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सारी चीज़ें तो हमारे ऊपर छोड़ दो, क्यों चिंता करते हो इधर उधर की चीज़ों की। अभी तो आप सिर्फ इक्विपमेंट पे फोकस करो ना। ठीक है, देखो अभी हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। जब भी आपसे कोई बोले कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स बैलेंस। सिंपल। कोई भी चीज़ पे अगर नेट फोर्स बैलेंस हो, नेट फोर्स जीरो, उसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम में। अब दुनिया में 3 तरह के इक्विलिब्रियम देखे गए। कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। देखो,
यहाँ पर ए बी ओ सी तीनों में क्या हो रहा है पता है? ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है मैंने कि नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी बैलेंस्ड है, ऊपर नॉर्मल नीचे ग्रेविटी बैलेंस्ड है, तीनों इक्विलिब्रियम है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए बी ओ सी तीनों इक्विलिब्रियम है, पर ए कैसा है? ए है अनस्टेबल। समझ रहे हो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो वापस उधर कभी नहीं आ पाएगा, वापस इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं पाएगा। बी कैसा इक्विलिब्रियम है? बी है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर उधर डिस्टर्ब कर भी दोगे तो वापस उधर ही आ जाएगा, बी पर ही आ जाएगा। और सी को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं भाई? उसे मतलब नहीं है, जहां रखोगे वहां रेस्ट पर। एक और तरीके से समझाते हैं, देखो। सुन लो ध्यान से, जाने से पहले सुनते हुए जाओ, 2-3 मिनट का ही काम बचा है ये बस। ऐसे समझो उसको। अगर आप कभी पढ़ाई करने बैठते हो, टेबल पे, स्टडी टेबल पे बैठते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मान लो उसमें भी फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स का मॉड्यूल सॉल्व करते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, क्लास नोट रिवाइज करते हो, तो वो आपका जो इक्विलिब्रियम होता है स्टडी टेबल पे, वो कैसा होता है? वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि हो तो इक्विलिब्रियम में, पर जैसे ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, जैसे मान लो किसी ने डोरबेल रिंग करी, फोन बज गया, किसी का मैसेज आ गया, तो तुरंत भागोगे, उस पोजीशन से तुरंत भागोगे, और एक बार उस पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, एक बार कहीं उधर उधर उठ के चले गए, तो वापस कभी लौट कर उधर स्टडी टेबल पे नहीं आओगे पढ़ने के लिए। ये होता है अनस्टेबल। बात समझ रहे हो? अनस्टेबल मतलब हो तो इक्विलिब्रियम में, पर जरा सा डिस्टर्ब करने की देर है, वापस कभी लौट के उधर नहीं आओगे। फिर होता है एक स्टेबल। स्टेबल मतलब जब आप मान लो टीवी के सामने बैठे हुए हो, एक्सबॉक्स पे गेम खेल रहे हो, प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहे हो, ठीक है, PS5, निटेंडो पे गेम खेल रहे हो, ठीक है, आराम से बैठ के आपका फेवरेट गेम खेल रहे हो, बैटल ग्राउंड इंडिया खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, ठीक है, तो समझो उस बात को कि उस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। अगर डोरबेल बजती तो एकदम से तबाक से भाग के जाते हो, बोलते हो घर पे कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, वापस आके बैठ जाते हो। ठीक है, फोन रिंग करता है घर में, टेलीफोन है, टेलीफोन रिंग करता है तो तुरंत उठाते हो, फोन उठाते हो, बोलते हो घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए, घर पे कोई भी नहीं है, रख देते हो, रॉन्ग नंबर रख देते हो, और वापस आके गेमिंग करने बैठ जाते हो। तो देखो क्या हुआ, जितनी भी बार आपको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, वो नाकाम रही। आप हुए तो सही डिस्टर्ब, पर वापस लौट के अपने मेन पोजीशन पर आ गए। समझ रहे हो बात को? इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। संडे के दिन सुबह सो रहे हो बिस्तर पे, 9 बज गए, 10 बज गए, घर वाले उठा के परेशान है, उठ नहीं रहे हो, तो उन्होंने उठाया, जमीन पे रख के चले गए, सोचा कि चलो बिस्तर से उठा के जमीन पे पटक के जाएंगे तो उठ जाएगा। पर जहां छोड़ दोगे वहीं नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वहां से भी नहीं उठे तो उन्होंने उठा के बाथरूम में छोड़ के आ गए, कि बाथरूम में पटक के आ जाएंगे तो उठ जाएगा। पर जैसे ही बाथरूम में पटक के आए, वहां पर भी क्या हुआ? जहां छोड़ के गए वहां सोने लग गए, बाथरूम में छोड़ के गए, बाथरूम में सो गए। तो वो है न्यूट्रल, जहां रखो वहां इक्विलिब्रियम में। फिर भी नहीं उठे, घर वालों ने तैयार करा जैसे तैसे, और पलासिया चौराहे पर छोड़ के आ गए, है ना, बिल्कुल बीच चौराहे पर, बिल्कुल बीच चौराहे पर सड़क पे रख के आ गए कि अब तो उड़ जाएगा गाड़ियों की आवाज सुन के। पर जहां आपको मौका मिला वहीं पर आप सो गए। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई है तो नोट करो, नहीं समझ में आई है तो भी नोट करो। नहीं नहीं, हमारे साथ ही, हम तो रोज 5 बजे उठ जाते हैं।
नोट कर लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट, ये वाले ग्राफ से पहले ये वाला ग्राफ देखो, पता कैसे चलता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल। अगर आपको ग्राफ दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, देखो यहाँ पर देखो, ये है x1, वहां अनस्टेबल होगा, सबको पता है ना। सिस्टम चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो। देखो वहां पर उसके आसपास जाने पर देखो क्या हो रहा है, समझो उस बात को। उसके आसपास जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी एनर्जी और कम हो सकती है। देखो दिख रहा है, उसके आसपास जैसे ही वो जाएगा उसे पता चलेगा कि यार उसकी एनर्जी तो और कम हो सकती है, तो वो अपनी एनर्जी और कम करने की कोशिश करेगा, तो वापस क्यों आएगा फिर उस जगह पर जब उसकी एनर्जी और कम हो सकती है। देखो हर सिस्टम की इच्छा होती है कि उसे स्टेबिलिटी मिले, हर सिस्टम चाहता है कि उसे स्टेबिलिटी मिले। और स्टेबिलिटी का मतलब समझ में आता है सबको, सबसे कम एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, पता है ना ये भी नहीं पता है क्या? अरे यार, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करूं मैं बताओ? हैं? बाल नोच लूं अपने, क्या करूं बताओ? हैं? दीवार पे सर पर ढक लूं? बताओ क्या करूं? ठीक है चलो, अभी पता चल गया ना, गुड, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट सुनो। जब वो x2 पर होता है तो उसे पता चला कि यार जहां पर वो है वो सबसे सही जगह है, क्योंकि उससे आसपास कहीं भी जाएगा, वो थोड़ा भी आसपास जाएगा तो उसे दिखेगा अरे यार उसकी एनर्जी तो बढ़ गई, तो वो डर जाएगा, वो डर के वापस आ जाएगा। वो डर जाएगा, आसपास जाते से वो वापस आ जाएगा, है ना। x3 पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये ग्राफ नोट करके नीचे ये तीन पोजीशंस लिख लो कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है। कर लिया नोट। अब देखो, यहाँ पर ग्राफ चेंज कर रहा हूं मैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अभी तक जो आप ग्राफ देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था, अब ये देखो ग्राफ किसका है, फोर्स का ग्राफ है। अब आप इस बात को समझना कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है बताओ, जहाँ फोर्स जीरो होता है, याद करो। ग्राफ चेंज हो चुका है ना, ग्राफ के शेप पर मत जाओ, ग्राफ के कंटेंट पर जाओ। ग्राफ है फोर्स वर्सेस पोजीशन का, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ होता है जहाँ फोर्स क्या हो? अरे जल्दी बोलो ना। फोर्स जीरो हो, लो नहीं जीरो हो, जीरो अभी अरे यार क्या करूं बताओ? हैं? भाई फोर्स जहाँ जीरो हो वहाँ इक्विलिब्रियम होगा ना। तो यहाँ पर दो जगह पे फोर्स जीरो दिख रहा है, ग्राफ पढ़ना आता है? बचपन में कभी ग्राफ बनाए हैं? ये देखो x1 और x2, ये दो पॉइंट हैं जहाँ पे फोर्स जीरो है। अब सवाल ये कि अनस्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, तो देखो समझना इस बात को। मैं एक ही बार समझाऊंगा। x1 से थोड़ा आगे जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्राफ रीड करके बताओ। x1 से आगे जाने पर फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो क्या होगा। कोई पर्सन x1 पर था, कोई पर्सन x1 पर था और उस पर फोर्स जीरो था, पर जैसे ही वो आगे गया उस पर फोर्स भी आगे लगने लगा। जैसे ही वो पर्सन आगे गया उस पर फोर्स आगे लगने लगा, तो बताओ क्या होगा, क्या वो वापस कभी लौट कर आएगा? जैसे ही वो पीछे गया, चलो पीछे की बात करते हैं, जैसे ही वो पीछे गया तो बताओ फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब अगर उसको आप पीछे छोड़ के आओगे तो फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे छोड़ के आते हो तो फोर्स पीछे लग रहा है, मतलब वो फोर्स उसे क्या कर रहा है, वो फोर्स उसे उसके मेन पोजीशन से दूर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है।
बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब x1 कैसा होगा? अनस्टेबल, बहुत बढ़िया। और वैसे ही x2 में देखो क्या होगा, जब वो आगे जाएगा तब फोर्स नेगेटिव है, मतलब पीछे लगेगा, उसे बोलेगा वापस आओ। जब वो पीछे जाएगा तब फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स बोलेगा वापस आगे जाओ। मतलब x2 कैसा है? अरे x2 कैसा है? अरे बाल नोच लूंगा आप लोगों के, मैं ना स्क्रीन में हाथ डालूंगा और एक एक के बाल पकड़ के नोच लूंगा, आपसे ही बता रहा हूँ। जितने भी लोग बैठे हैं, सबके बाल नोच लूंगा मैं। हम्म। सही बात है। गुड। वेरी गुड। तो जल्दी से ये ग्राफ नोट करो, ध्यान रहे। एक्स और वाई एक्सिस पर क्या क्या लिखा है वो मार्क करना है ना। कुछ लोग ग्राफ बना देते हैं, कुछ नौसिखिए होते हैं वो ग्राफ बना देते हैं ऐसा, है ना। लिखते ही नहीं ग्राफ में क्या है। कुछ तो और भी बड़े बड़े नौसिखिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्राफ ऐसा बनाते हैं। उनको पता नहीं एरो बनाने में क्या दिक्कत आती है, वो एरो भी नहीं बनाती, जान पे जाता है उनको, है ना। तो पहले तो एरो बनता है ग्राफ में, पहली बात। ट्रू सेंस में तो दोनों साइड बनता है एरो। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर एक्स और वाई एक्सिस पर एफ होता है। हाँ यार, ये बात तो आपने सही बोली कि अगर ये रिकॉर्डिंग तो कभी पेरेंट्स देखे तो वो क्या सोचेंगे, सही बात है। अरे आप लोगों के बारे में क्या सोचेंगे ये सोचो, हमारे बारे में तो ठीक है। आप लोगों के बारे में क्या सोचेंगे ये सोचो। हैं? वो सोचेंगे कि अरे देखो हमारे बच्चों को इतना भी नहीं आता है। वो खुद भी उनको खुद को आंसर पता होगा इस सबका, तो वो सोचेंगे अरे हमारे बच्चे को कैलकुलेशन भी नहीं आता, उसने सर से कैलकुलेशन पूछ ली। क्या सोचेंगे वो आप लोगों के बारे में सोचो। हमारे बारे में जो सोचे सोचे, आपके बारे में क्या सोचेंगे ये सोचो, है ना। वैसे रिकॉर्डिंग पेरेंट्स देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो घर वालों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है ना। बात तो सही बोल रहे हो यार आप। बात तो सही है आप लोगों की। ये तो पहले हमें बताना चाहिए था ना आप लोगों को। हमने तो कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। कैसे कैसे कितने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। चलो इसी के साथ इस अध्याय का भी अंत होता है। फिजिक्स के एक और अध्याय का अंत हुआ है, और सोमवार से नए युग की शुरुआत होगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नहीं नहीं, सभा समाप्त नहीं, कहीं जाना नहीं है। अब अभी तो बैटरी बची हुई है, आपकी हमारी, और आईपैड की भी और लैपटॉप की भी। अभी तो इनिंग्स बाकी है। आ जाओ, आओ खुले मैदान में। हाँ, जिसे अब डाउट नहीं हो वो जा सकता है। एक्स्ट्रा इनिंग्स अब चल रही है, बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा इनिंग्स जैसे क्रिकेट में दिखाते हैं ना, एक्स्ट्रा इनिंग्स। जिसे डाउट नहीं हो वो जा सकता है खाने पीने, और उसके बाद रिवाइज करने, पढ़ाई करने। जिसे मॉड्यूल में किसी भी पोर्शन में डाउट है, सॉल्यूशन सेट देखने के बाद भी कुछ चमका नहीं हो अगर, तो हम बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। डिस्कस्ड ऑन 17/8। अच्छा, बिगनर बॉक्स वन हो गया था क्या? बिगनर बॉक्स वन पे क्यों लिखा है हमने डिस्कस्ड ऑन 17/8? मतलब ये हो चुका था? अरे वाह, कितना अच्छा है। देखो आजकल ये सब टेक्नोलॉजी से कितने फायदे हो गए हैं। बिगनर बॉक्स टू से शुरू करना था, राइट। है तो बड़े कमाल की चीज टेक्नोलॉजी, देखो। ये देखो, अरे वाह, टू बी कंटिन्यूड भी लिखा हुआ है, मजा आ गया, है ना। चलो, बिगनर बॉक्स टू, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 5 ही क्वेश्चन है यार। दो 5 मिनट में हो जाएंगे। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब होता है ये सर्कल होता है, और ये उसका रेडियस ऑफ सर्कल होता है।
अच्छा अच्छा, कंसेप्ट बताना था। कंसेप्ट कुछ नहीं है, देखो ये फॉर्मूला है एक। ये फॉर्मूला है जो किसी भी कर्वेचर के लिए आपको यूज करना रहेगा। देखो, कर्वेचर मतलब समझते हो, किसी कर्व की इक्वेशन। अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया क्या मैथ्स में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, वही तो दिक्कत है। आधी चीजें मैथ्स की अभी आप पढ़ोगे 11th में, आधी चीजें 12th में पढ़ोगे। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई कर्व है। अब ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व है। किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमारे पास मैथ्स में ये फॉर्मूला आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ये 12th के मैथ्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। 12th के आज के मैथ्स में आप पढ़ोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, जो आपको भी याद करना है। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d²y/dx²। अप्लाई तो कर लोगे ना इसको? dy/dx निकालना आता है? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव सुना है कभी ये? बहुत बढ़िया, चलो तो अप्लाई करके देखना। रिजल्ट आपके सामने होगा, आपकी आंखों के सामने रिजल्ट होगा। 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5। 4 और 5। 4 और 5, अच्छा दोनों में डाउट आया। अच्छा, 4 में देखें क्या है। स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली अंडर ग्रेविटी विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। देखो, इसमें आपको क्या करना चाहिए, पहले स्टेप में तो डायग्राम बनाना चाहिए। ऊपर से फेंका आपने पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 3 सेकेंड में बताओ। याद है मैंने काइनेमेटिक्स में सिखाया था आपको, 10 इधर, 30 इधर, है ना? तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड यहाँ होगी। रिजल्टेंट स्पीड यहाँ होगी, कितने एंगल पर होगी? थीटा एंगल पर होगी। अब यहाँ पर देखो, रिजल्टेंट स्पीड अगर यहाँ है, ऐसे समझो रिजल्टेंट स्पीड यहाँ है v, तो इसका एक्सेलरेशन तो नीचे है। पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 - थीटा। चलो इसको भी नहीं लिखते हैं ना, 90 या थीटा को नहीं लिखता। स्पीड और एक्सेलरेशन की जो एंगल देखो, मुझे बताओ एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो स्पीड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कौन सा होगा? ये भी देखो थीटा होगा फिर से। एंगल समझ रहे हो? ये थीटा, ये 90 - थीटा, ये थीटा। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो कितना होगा? g cos थीटा। ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो स्पीड के परपेंडिकुलर है, आपको याद है? टेंजेंशियल स्पीड v²/r, टेंजेंशियल स्पीड डिवाइड बाय r इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। वी स्क्वायर निकाल लूंगी अब, इन दोनों वेलोसिटी से रिजल्टेंट डिवाइड बाय r फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? g cos थीटा। ठीक है। अब बताओ फिफ्थ में क्या दिक्कत आई? फिफ्थ में है, अरे ए, कुछ भी पूछते हो। हट, पढ़। कौन सा भी है? पढ़ पढ़ पढ़। कुछ भी पूछ लेते हो। ये को डाउट है? ये ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं। ये क्वेश्चन में फिर पूछ लिया है, कुछ नहीं पूछने का क्वेश्चन में फिर पूछ लिया। अरे भाई, टू पार्टिकल्स स्टार्ट एट O एंड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन और डिटरमाइन द टाइम व्हेन दे कोलाइड। ये सवाल पूछ रहे हो? ये सवाल पूछ रहे हो कि जब कोलाइड होंगे? अरे पगलू, पूरा आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखा है हैं? और उसके बाद ये सवाल पूछ रहे हो? अरे एक काम करो ना, v1 × t प्लस v2 × t इक्वल टू 2πr, दोनों को मिलकर 2πr ट्रैवल करना है। छोटे बच्चे हो क्या? हैं? ये 9th क्लास वाले स्टूडेंट को भी हम पकड़ के लाएंगे, हमारी कॉलोनी में बहुत घूमते रहते हैं 8वीं 9वीं के बच्चे। उनको एक चॉकलेट देंगे ना, एक चॉकलेट में पूरा एक बिग बॉक्स करके दिखाते हैं वो हमें। कोई डाउट भी नहीं पूछते हमसे एक चॉकलेट देने पर। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो वो ना, ये सुबह उठते से ये ऐसा क्वेश्चन देते ना तो नाराज आ जाते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? v1 ये भी नहीं कर पा रहे, v1 × t प्लस v2 × t, टोटल डिस्टेंस 2πr पे कोलिजन होगा।
मेहनत करो भाई, कंसेप्ट में मेहनत करो, इंजीनियर ऐसे नहीं बनते हैं, बिना मेहनत के कोई इंजीनियर नहीं बना है। लोग तो मेहनत करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बनते, सोचो आप। लोग तो मेहनत करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बनते, तो बिना मेहनत के कैसे बन जाओगे? समझो ना बात को यार। समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को है। चलो जल्दी से बताओ बिगनर बॉक्स नंबर 3। नो डाउट, क्या बात कर रहे हो, हमारी आंखें तरस गई देखने को। मेरे ख्याल से किसी को फोर्थ में डाउट आया है इसके, शायद फोर्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट आया है। द होल सेटअप इज रोटेटिंग विद वेलोसिटी। क्लासरूम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्लासरूम में किया हुआ है, सेम डायग्राम बनवाया है, वैल्यूज के साथ करवाया है। 5 से 9, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10। क्वेश्चन नंबर 7। और किसी को डाउट? 5 से 10 में सेवेंथ के अलावा? 6, 7 और 8। देखो इसमें से 8th क्लास में हो गया है, 8th वाला क्लास में हो चुका है, आप क्लासरूम के नोट्स पेपर करो। ठीक है, 6th और 7th में हेल्प कर देते हैं। देखो कॉइन जो है वो स्लिप करना स्टार्ट करता है। कॉइन स्लिप क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होगा, म्यू एम जी, जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो उसके एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल हो गया होगा। अब आप देखो क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दो, एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दो। तो आपसे पूछा है कि कितने डिस्टेंस पर स्लिप होगा, 1/4 डिस्टेंस पर ही स्लिप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होगा। तो 1/4 डिस्टेंस का मतलब 1 सेंटीमीटर। अरे कैसा क्वेश्चन है ये, एक लाइन का भी नहीं है। जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है पार्टिकल इज केप्ट ऑन अ टर्न टेबल, और पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, स्पीड दी है, एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्पीड और एक्सेलरेशन देने से क्या मिल जाएगा आपको? रेडियस मिल जाएगा। v इक्वल टू आर ओमेगा से आपको रेडियस मिल जाएगा। सॉरी, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से आपको रेडियस मिल जाएगा। अब इसमें लिखा है कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस हो गया। तो बताओ नई स्पीड कितनी होगी भाई? अब आप कर दो, रेडियस को हाफ कर दो, रेडियस निकल जाएगा ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से। ये देखो, स्पीड दी है, एक्सेलरेशन दिया है, रेडियस निकाल लो। अब रेडियस का हाफ कर दो, r/2। वी कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा r/2 इंटू ओमेगा। तो रेडियस हाफ करने पर स्पीड भी हाफ हो जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 की जगह 10 हो जाएगी। ठीक है। अब रही बात एसलेशन की, एसलेशन कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियस को हाफ कर रहे हो तो एसलेशन, अरे क्या क्वेश्चन पूछा है यार, 20 का 10 हो जाएगा, इसमें तो सॉल्व भी मत करो कुछ। हो, करो भाई, मेहनत करो, तभी रिजल्ट निकलेगा। हमारे मेहनत करने से आपका नहीं रिजल्ट निकलेगा, आपके मेहनत करने से आपका रिजल्ट निकलेगा। 9th वाला कोनिकल पेंडुलम, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ इस बिगनर बॉक्स में और कोई डाउट? अब आओ बिगनर बॉक्स नंबर 4 पर। है ही नहीं क्या? अच्छा है, बिगनर बॉक्स नंबर 4। नो डाउट, अरे वाह। फिर भी देखते हैं किसी को डाउट हो किसी में। 1 से 5, 5 में है, ओके, फिफ्थ मार्क कर देते हैं। टर्न इज बेंट फॉर अ स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, म्यू इतना है। फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी नहीं, क्लास में फॉर्मूला लिखवाया है। v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। याद आ रहा है? v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। v की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो,
टेन थीटा मिलेगा आपको। टेन थीटा मिलने के बाद क्लास नोट्स खोल के देखो, मैंने आपको वी मैक्स वी मिनिमम लिखवाया है, याद है? वी मैक्स कितना होता था? वी मैक्स होता था √(r(g) म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब वैल्यू रख दो ना यार, टेन थीटा आने के बाद वैल्यू रख दो। फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कंसेप्ट कैसे याद होगा? हाँ बात तो सही है, फॉर्मूला तो याद करो ना यार। वी मिनिमम भी लिखवाया मैंने, केस केस थ्री के तीन केस लिखवाए थे मैंने, उसमें केस टू केस थ्री देखो, आपको ये फॉर्मूले लिखे हुए मिले हैं, तो बस वैल्यू रखो, एक रेंज आ जाएगी आपके पास। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम जो भी वैल्यू होगी वो आंसर होगा। चेक कर लेना इन चारों में से कम कौन सा होता है, उस जो भी आंसर होता है वो चारों में से सबसे कम वैल्यू जो इसमें आएगी ऑप्शन कैलकुलेट करने पर, वो आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, 1 to 7, और किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना हो? अब आ जाओ। हाँ तो सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा, फिफ्थ का आंसर जो भी आएगा, हमने ना बोला बी है, हम तो बोल रहे हैं अगर ए आ रहा है तो ए होगा। कैलकुलेट तो आप ही करोगे ना, हमने थोड़ा ना कैलकुलेट करा, हम तो बोल रहे हैं कैलकुलेट करने पर जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, है ना, ऐसा बोल रहे हैं हम। अब आ जाओ इसके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, इसमें रेंज वाइड रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 15, 1 से 15 स्टार्टिंग के 15, अरे 15 ही है हमारा, क्या जजमेंट है। 14, 15। अच्छा, स्टार्टिंग में एक और डाउट है, शायद टेंथ में भी डाउट है, फोर्थ में भी डाउट है। अच्छा, चलो जितने हो जाए उतने कर लेंगे डिस्कस, जहाँ तक हो जाते हैं उतने डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है और पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आप स्पीड निकाल सकते हो, वो आपको निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से स्पीड निकाल सकते हो, v² बाय r स्पीड निकाल लेना। स्पीड निकालने के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना आता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt, स्पीड निकाल लोगे। स्पीड निकालते से आपको क्या चाहिए? पावर का फॉर्मूला चाहिए, पावर होता है F × v, फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद करो। फोर्स कैसे निकालोगे? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से आपको फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मिलने के बाद F × v करते से आपको क्या मिल जाएगा? F × v करते से पावर मिल जाएगी, आज ही अपन ने पढ़ा पावर का फॉर्मूला F × v। इलस्ट्रेशन में है सेम क्वेश्चन। अच्छा, तो जिन लोगों ने भैया डाउट पूछा है वो लोग इलस्ट्रेशन देखो, कहीं कोई बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 to 15, और कोई डाउट? ट्वेल्थ में डाउट है? 10th, 12th और 15th, और 14th भी है। भाई देखो इतने डाउट तो नहीं हो सकते पॉसिबल, है ना, कि इतने सारे डाउट के लिए अब मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा भाई, सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है, नहीं नहीं कल परसों भी नहीं, वो कभी नहीं, ऐसा नहीं होता कि इतने सारे क्वेश्चंस में एक साथ देखो। अ, वैसे तो फिर पूरा मॉड्यूल ही हमें सॉल्व करना है ना, तो हम हेल्प तो कर देंगे, पर उसमें हम तभी हेल्प करेंगे, देखो अब हम एक काम करते हैं, जिसको भी जो डाउट है हम पूछते हैं उससे क्या डाउट है, और उसके बाद ही हम हेल्प कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी को टेंथ में डाउट है तो हम सिर्फ हेल्प कर देंगे, जिसने भी डाउट पूछा है उससे हम पहले पूछेंगे भाई टेंथ में डाउट क्या है, क्या समझ में नहीं आया, अप्रोच समझ में नहीं आया, या फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तब हम हेल्प कर पाएंगे अकॉर्डिंगली, है ना। ऐसे तो फिर हर किसी को किसी ना किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन सेट हम आपको दे चुके हैं, सॉल्यूशन सेट शायद आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुका होगा, पहले ही पोस्ट कर चुका था हमें काफ़ी पहले। जब तक आप उसे नहीं देखोगे तब तक सारे डाउट्स अगर आते हैं तो फिर हम वो एंटरटेन ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, राइट। चलो अभी हम लोग
क्वेश्चन नंबर 10 में जिसको भी डाउट है भाई पहले बता दो क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ डाउट किसी को? भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में भी डाउट होगा क्या, ये बताओ। mgt, और याद है m ओमेगा स्क्वायर r+r sin 30, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस देखो, रेडियस यहाँ से लूंगा मैं क्योंकि ये बड़ा सर्कल करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है, सूडो फोर्स याद है। एक लगेगा टी, एक लगेगा mg, एक लगेगा mg, एक लगेगा टी। इसी के फ्रेम में काम कर लो, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर निकाल लेना, ये पूरा डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है भाई? दो कार है, लेंथ दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना है, म्यू दिया हुआ है। भाई सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा। आपको याद है वी मैक्स कितना था? मैं भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, है ना, एक बार। म्यू mg = m v² / r। वी मैक्स आया था, बिल्कुल सही लिखा था मैंने, √μ r g, राइट। तो बस म्यू आर दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्पीड निकालनी ना दोनों में से किसकी है, और स्पीड निकालने का तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। सर्कुलर टर्निंग ऑन फ्लैट रोड फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं। 14th में लैंग्वेज विजुलाइज नहीं हो रही है, चलो देखते हैं 14th में क्या है। 14th में रेडियस दिया हुआ है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, राइट। ओमेगा दिया हुआ है सेंटर के अबाउट। नहीं नहीं, इसमें दिया है रेडियस वेक्टर रिलेटिव टू पॉइंट और रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ इसमें आपको, देखो क्वेश्चन समझ गए हम, ये वाला इसमें हिंट दे रहे हैं, देखो। एक चीज बताओ मुझे, दो ऑब्जर्वर है, एक सेंटर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। दो ऑब्जर्वर हैं और एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ से यहाँ गया। क्या कोई मुझे बता सकता है दोनों केसेस में डिस्टेंस तो ट्रैवल सेम है ये वाला, पर एंगल ट्रैवल ज्यादा किस में होगा? ये आइडेंटिटी पता है कोई, ये इस तरह का मैथ्स में पढ़ा है कुछ आपने, ये थीटा टू थीटा वाला केस पढ़ा है ये कभी? सरकमफेरेंस पर हाफ एंगल सबटेंड होता है। तो बस अगर एंगल ज्यादा होगा तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी यहाँ पर, और सरकमफेरेंस पर से देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, बस अब समझ जाओ। इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी अगर 40 दी हुई है तो सेंटर के अबाउट इसकी क्या होगी, डबल होगी या हाफ होगी? डबल होगी। बात समझ रहे हो? ओमेगा अगर 40 दिया हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट दिया हुआ है, तो सेंटर के अबाउट क्या होगा, डबल एंगल सबटेंड होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी। अब ओमेगा डबल करने के बाद आगे आपको ही सॉल्व करना है। आगे मुझे पूरा यकीन है आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो। v = r ओमेगा वाले फॉर्मूले लगाकर अब आंसर आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो बढ़िया अच्छा लगेगा कि सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी उस सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का डबल होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है अभी आपसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है v टेंजेंशियल का स्क्वायर। याद है आपको एसोलेशन, सेंट्रीपिटल एसोलेशन, ऐसे लिखो चलो उसको। ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, वी टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी। अब इसमें आपको वी टेंजेंशियल निकाल सकते हो, ये इसको वी टेंजेंशियल ही मान लो चलो थोड़ी देर के लिए, या एक काम ये भी कर सकते हो, ये दो डायरेक्शन की वेलोसिटीज निकाल लो, एक एसलेशन के परपेंडिकुलर और एक एसलेशन के लाइन के अलोंग। अब ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो एसलेशन के परपेंडिकुलर होगा, मुझे उससे मतलब है, देखो मुझे मतलब है इस वाले कंपोनेंट से। कितना होगा ये, 150 डिग्री में से 90 गया तो 60 बचेगा, 60 बचेगा मतलब 8 cos 60, 8 cos 60 कितना होता है 4। तो ये 4 है टेंजेंशियल स्पीड,
डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 16/2 8 मीटर 8 मीटर आ जाएगा। चलो इसको हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। अब आगे जब भी हम मिलते हैं हमें याद रहेगा कि हमें यहाँ से आगे से डिस्कस करना है। यहाँ से टू बी कंटिन्यूड। हाँ, मीनवाइल मैंने WP के भी सॉल्यूशंस पोस्ट कर दिए हैं और 90% क्वेश्चन से तो हेल्प मिल जाएगी। एक आध दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट आ जाए, तो वो हम लोग जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीक जब डाउट सेशन होता है तो उस दिन पे डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं WP के जितने मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हो, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से HCV भी सॉल्व कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, वो भी करना शुरू कर दो। चलो यहाँ पर इसको पॉज कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।